शहरनामा.com में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शबात हुसैन विजेता है, आम आदमी पार्टी के सैयद मोहम्मद तकी साहब हैं और बहुत ही मजबूत राय रखने वाली एक्टिविस्ट और एनालिस्ट ताहरा हसन साहिबा हैं। साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कपूर साहब भी हैं जो हमें ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ हापुड़ के पास, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम है कि वहां पर उन पर हमला हुआ, उन पर गोलियां चलाई गई, 2 आदमी फौरन पकड़ भी लिए गए और जो पकड़ा गया है सचिन पंडित, उसका ये कहना है कि उसने अपने एक दोस्त जो कि मेरठ का था उससे रिवॉल्वर या पिस्टल ली। उसका नाम आलिम है और जब उसने उससे पूछा कि पिस्तौल क्या करोगे तो उसने कहा कि मुझे कत्ल करना है। ये अभी तक थ्योरी ये पुलिस ने बताई है। हम ये पूछना चाहेंगे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत दिनों से, वो कई सालों से और मुद्दतों से काम कर रहे हैं। शबात हुसैन विजेता जुबली टाइम्स भी निकालते हैं और बहुत से मशहूर अखबारों में रहे हैं। प्रदीप कपूर साहब भी हैं, सब कुछ हैं। ये बताइए कि विजेता साहब, ये क्या इसके पीछे मोटिव हो सकता है उनके ऊपर हमला करने का असदुद्दीन ओवैसी का, और इसका फायदा किसको होगा? हुसैन अफसर साहब, ये जो हमला हुआ है ये कत्ल के लिए नहीं हुआ है, ये डराने के लिए हुआ है जी। जिस तरह से गोलियां चली हैं, सिर्फ 6 फीट की दूरी से गोली चलाई गई है और गोलियां जिस जगह पर मारी गई हैं उस जगह पर सिर्फ पैर में ही चोट आ सकती है। अगर वो कत्ल करने का मोटिव होता तो उसने शीशे पर गोली चलाई होती। और पॉलिटिक्स में जब से माफियाओं की एंट्री हुई है तब से इस तरह के खेल चले आ रहे हैं। ये एक नया मामला नहीं है। आप याद करिए, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके जनता दरबार में एक आदमी पहुंच गया था तिरंगे, याद है, जिसके मोजे में जहर बुझा चाकू मिला था, वो पकड़ा गया था। तो बाल ठाकरे ने कहा था कि मैं उसको गले लगाऊंगा अगर वो शिव सैनिक है। ये ठीक यही मामला यहाँ पर भी हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जब हमला करने वो पहुंचा और हमला किया, उसके बाद वो पकड़ा गया, तो राष्ट्रीय हिंदू दल ने कहा कि हम उसके लिए वकील हायर करेंगे, उसको कानूनी मदद देंगे, फाइनेंशियल मदद करेंगे उसकी, और वो मेरा भाई है, उसकी हम दोनों की जमानत कराएंगे, सचिन की भी और शुभम की भी। तो ये गुंडागर्दी इस वजह से हो रही है क्योंकि इनको शेल्टर मिलता है और नीचे से ऊपर तक जितने भी लोग हैं वो इसी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जबान पॉलिटिक्स में बहुत आम होती जा रही है। पहले गुंडों की मदद से लोग पॉलिटिक्स में आते थे, अब गुंडे खुद पॉलिटिक्स में आने लगे हैं। तो इस वजह से ये सब हो रहा है। ओवैसी को बीजेपी की कोई बी टीम कहता है, कोई किसी की बी टीम कहता है, वो दूसरा मामला है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उससे बहुत से लोगों को नुकसान भी होगा और बहुत से लोगों को फायदा भी होगा। लेकिन इलेक्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर डालने के लिए उन पर यह हमला बोला गया है कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा मुस्लिम वोटों की तरफ और उसका समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को नुकसान होगा सीधे तौर पर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चीजों को समझा जाना चाहिए। ये जान से मारने के लिए नहीं था, ये सिर्फ उनको धमकाने के लिए था और एक माहौल खराब करने के लिए था, बस। हसन साहब, जिस तरह से शबात हुसैन साहब विजेता ने कहा है कि ये मारने के लिए इक़दाम नहीं था, कदम नहीं था, बल्कि ये उनको डराने के लिए था, ताकि इस डर की वजह से जहां जहां पोलराइजेशन होना है जिस पार्टी में वो हो सके। आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में? नहीं, बिल्कुल मेरा भी मानना है कि 6 फीट से कोई गोली चलाए और बिल्कुल दरवाजे पे नीचे लग रही है वो गोली, देखिए जो भी दिखाई गई, और उसके बाद वो अपनी पिस्टल भी छोड़ जा रहा है। शूटर ने अपना वेपन भी वहीं छोड़ दिया।
कि आप इसको भी ले लीजिए। इसको भी ये एंगल भी देखने की जरूरत है कि कितना भी नौसिखिया शूटर हो, अपना वही पिस्टल नहीं छोड़ सकता है, वो पिस्टल भी छोड़ दिया उसने। तो मेरा मानना है कि ये डराने की बात भी मुझे नहीं लगता है कि इतनी कोई डराने की बात थी, ये सिर्फ पोलराइजेशन की बात है। कि देखिए वेस्टर्न यूपी में हम सब देख रहे हैं कि किसान आंदोलन ने जो एक मुजफ्फरनगर किराना में जो एक कम्युनल खाई जो थी उसको पाट दिया है। अब आप देखिए किसान से बात करिए तो वो कहता है जाट, जाट में तो 36 जातें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही जात है, वो है किसान। वो किसान को एक जात बता रहा है कि जितने किसान है वो सब एक है। तो आप सोचिए वो दीवार जो किराना और मुजफ्फरनगर में कम्युनलिज्म की खड़ी थी वो भी जमींदोज हो गई, वो खाई भी खत्म हो गई। तो जाहिर है ये पोलराइजेशन के लिए लास्ट मोमेंट पे ये किया गया है, क्योंकि अब देखिए 10 को वहां पे पहला फेज इलेक्शन की वोटिंग है तो शुरू हो जाएगा, और वहां पर सपा और जैन बहुत स्ट्रांग है। जैन का वहां बहुत अच्छा होल्ड है उस इलाके में इस वक्त, क्योंकि किसान का पूरा मूवमेंट जैन के साथ है। तो जाहिर है इस वक्त पोलराइजेशन के लिए किया गया। और फिर जब पार्लियामेंट में उनसे कहा गया कि आपको जरा सिक्योरिटी दी जाएगी तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, ये आम आदमी को दी जाए। अरे भाई आम आदमी की सिक्योरिटी रोक के आपको दे रहे होते तो ये बात बड़ी खूबसूरत लगती, इमोशनली आप कहते यू आम आदमी का रोक के तो नहीं आपको सिक्योरिटी वो दे रहे थे। ऐसा तो नहीं कि जेड सिक्योरिटी किसी आम आदमी को देने जा रहे हैं, वो तो आपको सांसद है इस वजह से दिया जा रहा था, तो आपने उसको लेने से भी मना किया। तो आप पूरे अल्फाजों के घेरे को देखिए, उस इंसिडेंट को देखिए, तो आपको लग जाएगा कि ये पूरा पोलराइजेशन का एक पूरा जद्दोजहद थी जो मुझे लगता है बुरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि चारों तरफ से लोग जो है वो आम पब्लिक भी इसी उसमें आ रही है, यही बातें कर रही है। आप वहां किसान से भी जो जमीन पे लोग बात कर रहे हैं वहां पे वो भी यही कह रहे हैं, जाट और मुस्लिम इस वक्त अलग नहीं है, वहां एक ही जात है, वो किसान की जात है। तो मुझे लगता है ये बहुत विफल हुआ इनका, ये पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग जो थी वो फेल हो गई। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश में पार्टी के लीडर सैयद मोहम्मद तकी भी हैं। तकी साहब, आपका क्या कहना है पूरे इस घटनाक्रम पर? ये साजिश है या क्या है, या सियासत है, क्या है? रोशनी डालिए कुछ। देखिए, जिस तरह से कोरोना के दौरान गंगा पूरी तरह शववाहिनी हो गई थी, इस टाइम चुनाव में बीजेपी बिल्कुल से मुद्दा विहीन हो गई है। बीजेपी के पास पिछले 5 सालों में जो योगी जी का कार्यकाल था और 7.5 सालों का जो मोदी जी का कार्यकाल है, उसके दौरान कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको बचा के जिसको जनता को बता के उसके बीच में ले जाके वो वोट मांग सकें। लगातार भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की जितने भी स्कीम रही हैं वो फ्लॉप रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो। लगातार एक के बाद एक इन्होंने जो भी योजनाएं बनाई वो बिल्कुल फ्लॉप रही है। कोरोना के दौरान भी हमने देखा कि इन्होंने का कितना मिसमैनेजमेंट था। ये नमस्ते ट्रम्प करते रहे, हाउडी मोदी करते रहे। इंटरनेशनल लेवल पे भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी देश के साथ अपने रिश्ते हैं उसको सही नहीं रख पाई है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रशिया हो। एक ट्रायंगल जो एशिया में था, इंडिया का, रशिया का, चाइना का, वो डिस्टर्ब भी हुआ है मोदी जी की वजह से। और जो हमने दोस्ती करनी चाहिए थी अमेरिका से हाउडी मोदी के जरिए, वो वहां पे रिपब्लिकन और वहां भी हमारा जो है बहुत खैर ऐसा कोई खैर मकदम नहीं हो रहा, हमें वहां बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल मुद्दों पे, नेशनल मुद्दों पे और जो सियासी मुद्दे हैं प्रदेश के, उस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। तो ये सब माइंड डाइवर्टिंग टेक्निक हैं, जानबूझ के दी गई है ताकि लोगों का ध्यान इससे हटाया जा सके और थोड़ा सा जो है सिंपैथी ओवैसी के लिए मुस्लिम वोटों में पैदा की जा सके, ताकि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां पे लहे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, मुस्लिम बिल्कुल जो समाजवादी पार्टी के अलावा किसी पार्टी के अलावा वोट नहीं डालना चाह रहा है, तो वहां पे वो जो इधर से पोलाइज करके उनको वोट इधर किया जा सके। और जो एक गैप है जिसमें से वो चाहते हैं कि हमारी बीजेपी हार रही है, तो वो फायदा समाजवादी पार्टी को ना जा सके या अन्य पार्टियों को, आम आदमी पार्टी की तरफ या कांग्रेस की तरफ जो वोट डाइवर्ट हो रहे हैं, और सभी के वोट डाइवर्ट हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक तबका है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो इस वक्त बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। तो वो तबका जो है वो जो डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ से, हट के दूसरी तरफ जा रहा है और लोग बीजेपी को नहीं पसंद कर रहे हैं। वो वोट बैंक की सियासत है, वो फिर से उसको पोलराइज करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए, इसलिए ये सब किया जा रहा है। और अकबर ओवैसी साहब ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया है कि
वो कह रहे थे कि हमें आप जेड ग्रेड सिक्योरिटी ना दीजिए, हमें ए ग्रेड सिटीजन बना दिए। वो बयान भी बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया उन्होंने, क्योंकि वो उनके बयान से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो शायद बी, उनके हिसाब से बी ग्रेड है, जबकि पार्लियामेंट में कहीं भी और हमारे संविधान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जो सिटीजन है इंडिया के वो ABCD कैटेगरी में आते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सब एक साथ हैं, सब समान हैं, समानांतर हैं। हमारे अंदर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, जो महिला आयोग बनाया गया, जो पिछड़ी जातियों का आयोग बनाया गया, उनका मकसद ये था कि जो लोग बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे रहे, उनको वापस ला के उसी लाइन के बराबर में खड़ा किया जा सके, ना कि उसके आगे खड़ा किया जा सके। तो ओवैसी साहब का ये बयान जो पार्लियामेंट में है वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में इस टाइम, जो माइंड डाइवर्ट टेक्निक है, ये गलत है। इस बात बात होनी चाहिए रोजगार पे, इस बात बात होनी चाहिए कानून व्यवस्था पे, इस बात होनी चाहिए थी कि कैसे कोरोना के दौरान जो परेशानियां हुई है, स्वास्थ्य में दोबारा परेशानियां ना हो। लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी आपने देखा रिपोर्ट्स आई, कैंसर के मरीज कोरोना के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गए। बहुत से मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया क्योंकि फोकस कैंसर पे था, हॉस्पिटल बहुत डिस्टर्ब है, उनकी डेथ हो गई। इन सब चीजों पे बात करने को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है और विपक्ष को, जनता को गुमराह करना चाहती है। इसलिए उस तरह की माइंड डाइवर्टिंग टेक्निक्स हो रही हैं। खामखाई के लिए जो है वो ओवैसी साहब को बीच में लाया जा रहा है, जबकि ओवैसी का कोई भी वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। और इस वक्त जो लोग हैं वो सजग हो गए, वो समझ गए हैं कि किसका क्या रोल है और उनको किसको वोट देना है। विजेता साहब, ये बताइए, जैसा तकी साहब ने कहा कि उनका वोट बैंक नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो एक रजिस्टर्ड बॉडी है और इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन भी उनका है, सब कुछ है, तो उनको हक तो है ही है इलेक्शन लड़ने का। वो उनका वोट बैंक है या नहीं है, या उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनका हक तो बनता ही है इलेक्शन लड़ने का। नहीं, इलेक्शन लड़ने का उनका हक है, नो डाउट, इसमें कौन इनकार कर रहा है। लेकिन एक मुद्दा ये है कि आजादी के बाद 75 साल बीत गए, आज तक कोई मुस्लिम लीडर नहीं अभी तक है हमारे पास। मुसलमानों का नेता कौन? मुलायम सिंह यादव, यही कहा जाता रहा है अभी तक। तो मुसलमानों का नेता नहीं है कोई इस वक्त। मुसलमान जो है वो बटा हुआ है बहुत सारे पार्टीज में। पहले वो कांग्रेस के साथ था, जी जी, उसके बाद फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। बहुत से मुसलमान BSP में भी गए। आज की तारीख में हर पार्टी में मुसलमान है, बीजेपी को छोड़कर। और बीजेपी जो है वो भी ये बात जानती है कि मुसलमान उसके साथ नहीं है, इसी वजह से किसी मुसलमान को उसने टिकट नहीं दिया है। वे 403 सीटों पर इलेक्शन लड़ा रहे हैं। उनके पास मोहसिन रजा भी है, उनके पास मुक्कल नवाब भी है, उनके पास सूरज जैदी भी है। ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है मुसलमान, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम किसी कैंडिडेट को उन्होंने टिकट नहीं दिया। क्या ये समझा जाए कि पार्टी को खुद अपने जो मुसलमान हैं उन पर ही यकीन नहीं है? अब जिनके नाम आपने लिए उनको घोड़ा गाड़ी और हूटर और फ्लैट तो सब मिल गया, लेकिन उनका कोई काम भी है या वो काम भी कम्युनिटी के लिए करते हैं? कहीं दिखाई दे रहा है आपको नजर आया कोई काम माइनॉरिटीज के? नहीं, वो मुस्लिम चेहरे हैं, वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमानों का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जी। वो मुस्लिम चेहरे हैं, वो चाहे वो मोहसिन रजा हो, चाहे वो मुक्कल नवाब हो, चाहे वो और कोई लोग हों, उनका इस्तेमाल हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन उनका वोट बैंक नहीं है जी। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। वो हैदराबाद में सारी सीटें नहीं लड़ सकते। वो एक उनका इलाका है, उसी इलाके में लड़ते हैं वो। ऐसा नहीं है कि पूरे तेलंगाना में वो इलेक्शन लड़ लें और वहां मुख्यमंत्री बन जाएं। नहीं हो पाया ना अब तक। उनका एक लिमिटेड इलाका है, अपने इलाके में लड़ते हैं। अब वो पूरे देश में जा रहे हैं और जहां जहां जाते हैं वहां का गणित बदल देते हैं। लेकिन ये भी बात है विजेता साहब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नौजवान जो हैं वो उनसे बहुत मुतासिर हैं, और मैंने जो क्लिपिंग्स देखी तो भले उनको सीटें ना मिले, लेकिन लोग उनको पसंद बहुत कर रहे हैं और दीवानावार उनके पीछे दौड़ते हैं, गाड़ियों के पीछे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसका असर जाहिर है कि अगर वो वोट बटे तो इसका असर तो जो और सेकुलर पार्टीज हैं उनके ऊपर पड़ेगा। लेकिन ये है कि नौजवान उनसे मुतासिर बहुत है। हमने आपसे शुरू में ये बात कही थी कि ये हमला जो था
ये उनको मारने के लिए नहीं था। जी हाँ ये जी। हमला जो था ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए था। जो सचिन जिसने गोली चलाई है वो लॉ का स्टूडेंट है, वो बीजेपी का मेंबर है, जी हाँ। योगी आदित्यनाथ के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ठीक है, तो ये बीजेपी का और एएमआईएम का मिला जुला खेल है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए वहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अभी तक ये लोग ये मानकर चल रहे थे कि 45 सीटें कांग्रेस प्रभावित करेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और इनका खेल बिगड़ जाएगा, अखिलेश यादव का और जयंत चौधरी का। लेकिन जो इन्होंने ये देखा कि खेल बिगड़ नहीं रहा है, नुकसान बीजेपी का ही हो रहा है, तो इसलिए इलेक्शन से ठीक पहले ये दूसरा खेल खेला गया है। ये खेल है, ये हमला नहीं है, इसको हमले के इसमें नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, लोग समझ रहे हैं, जो ज़हीन लोग हैं और जो सियासत को समझते हैं कि सियासत की भूल भुलैया और गोरख धंधे जो होते हैं, गड़बड़ झाला जो है, उसको लोग समझने लगे हैं अब। और सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस उनमें आ गई है कि ये सब समझ रहे हैं कि इसका फायदा जाहिर है कि जो सेकुलर फोर्सेज हैं उनको होगा और उधर भी पोलराइजेशन होगा, क्योंकि उनके बचाव में भी लोग आ गए हैं और उनके खिलाफ भी लोग आ गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा है कि वो राष्ट्र मित्र नहीं है, लेकिन देश मित्र जरूर है वो वैसी। तो इस हालात में वही डिवीजन सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगा, तो इसका फायदा जाहिर है कि अपने अपने मजमे को जरूर मिलेगा। तो ये बताइए सईद तकी साहब के आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली क्या इस हादसे पर, इस वाक़े व घटना पर क्या कहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के अटैक जो विपक्ष पे हो रहा है या सत्ता पक्ष पे हो रहा है, किसी पॉलिटिकल लीडर पे हो रहा है, गोली से और हिंसा की उसकी पूरी तरह से भर्त्सना करती है। इस तरह के व्यवहार का कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। और जो भी लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए, और सारे फैक्टर जो इसके अंदर पीछे इसको प्रेरित कर रहे हैं उन सबके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, हम ये मानते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त बात जो है वो मुद्दों की होनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश के जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। बात बिजली की होनी चाहिए, बात पानी की होनी चाहिए, बात अच्छी शिक्षा की होनी चाहिए, बात अच्छे स्वास्थ्य की होनी चाहिए, बात जो है रोजगार की होनी चाहिए, बात महिलाओं के सम्मान की होनी चाहिए, बात अच्छे यातायात की होनी चाहिए, बात प्रदूषण की होनी चाहिए। मुद्दे हमारे पास इतने हैं कि जिनकी उनके ऊपर डिस्कशन की बहुत जरूरत है। और जनता जो है पूरी तरह से जो सियासत से उदासीन हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, क्योंकि सियासत में आखिर में जो यही जातिवाद और धर्मवाद ज्यादा हावी हो जाता है। जनता की आवाज, जनता के मुद्दे कहीं दब जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ओवैसी साहब के वो जो हमला हुआ उसकी जांच हो, दोषियों को सजा मिले और जितने भी विपक्ष के लीडर उनकी सिक्योरिटी हो, लेकिन जो मुद्दे सही मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात हो। और ये भी बात कही जाए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुरी तरह से हार रही है। 70 से ज्यादा सीटें उसको मिलती हुई नहीं दिख रही उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो इस तरह की बचकानी हरकतों को अंजाम दे रही है, इसमें इन्वॉल्व है, ताकि जो है वो वोट जो है डाइवर्ट किया जा सके और फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सके और जो पॉलिटिकल पार्टी से उनके वोटों को काटा जा सके। इसके पीछे तो आपके बकौल भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुरी तरह से हार रही है, तो उसको हरा कौन रहा है? भारत की उत्तर प्रदेश जनता हरा रही है, महंगाई हरा रही है, उनका जो रवैया रहा है पब्लिक की तरफ वो हरा रही है। कोरोना के दौरान जो करोड़ों में घोटाला किया उन्होंने वो हरा रहा है, उनकी हरकतें उनको हरा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने वो पार्टी है जो जिस पेड़ पे थी उसी को उसने काट डाला। जनता ने उसको चुना था, जनता ही का उसने दोहन कर दिया, तो इसलिए जो वो हार रही है जनता उसको हरा रही है। चलिए, बहरहाल डेमोक्रेसी में इस तरह के हमले बहरहाल नहीं होना चाहिए और इसकी निंदा हर तरह से करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की जान है, उसकी फैमिली है, और जहां गुफ्तगू से बात हो सकती हो वहां हिंसा की क्या जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेता भाई आपका, मोहतरमा ताहिरा हसन साहिबा और तकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द। शुक्रिया आपका। शुक्रिया।